हाँ, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, यानी कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक का व्यवहार क्या क्या होता है। तो ये आज हम पढ़ने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप सबको इसको याद रखना पड़ेगा विथ प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहला है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं फ्री एंड बाउंडेड चार्जेस इन एनी कंडक्टर। ठीक है, फ्री एंड बाउंडेड चार्जेस। अब ये देखते हैं कि क्या होता है फ्री एंड बाउंडेड चार्जेस। ओके, किसी भी कंडक्टर में सब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, तो आपको पता है कि कंडक्टर कोई भी सब्सटेंस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम एटम बोलते हैं। और हर एक एटम में आपको 3 और पार्टिकल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और किसी एटम का, किसी कंडक्टर के किसी एटम का हम एक स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और चारों ओर बहुत सारे शेल्स होते हैं, सर्कुलर शेल है ना। इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर के शेल्स में होते हैं, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत कम अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, बहुत कम अटैच होते हैं, यानी कि उनको बहुत ही आसानी से उस शेल से निकाला जा सकता है। थोड़ी बहुत एनर्जी दे करके भी आप वहाँ से उनको निकाल सकते हैं, यानी वो बहुत ही इससे ज़्यादा बंधे नहीं होते हैं, बहुत ही फ्री कंडीशन में होते हैं। समझ में आ रहा है? उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होते हैं, न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होते हैं, और जिनको हम थोड़ी सी एनर्जी दे करके भी उनके सरफेस से उन इलेक्ट्रॉनों को अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जो न्यूक्लियस से काफ़ी अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, अब तेज अट्रैक्शन होगा, इनके बीच एकदम अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। इनके बीच तेज फोर्स, आकर्षण का, अट्रैक्शन का फोर्स एकदम तगड़ा, तो आपको निकालने में बहुत मुश्किल जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पक्का समझ में आया। अब सुनिए, जब हम इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस कंडक्टर को कहाँ रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये जो इन इलेक्ट्रॉनों का तो कोई रोल नहीं है, बाउंड्री इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली लोग अंदर बैठे रहते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव होने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था, याद करो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो जो प्लस चार्ज रहेगा उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। आपको बताया था, इसलिए मैं उस दिन एक बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है या इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मानना। क्यों ऐसा मानना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं। कौन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो पॉजिटिव चार्जेस के अपोजिट रहता है, हमेशा हमेशा हमेशा। समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। करंट फ्लो करवाने में इनका क्रेडिट होता है, इनका योगदान रहता है, इनका कोई योगदान नहीं रहता। मतलब अगर कहीं करंट फ्लो हो रही है तो समझ जाओ उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किनके कारण हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट फ्लो करवाने में मददगार होते हैं। जैसे हम किसी कंडक्टर को इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और ये मूव होने लगते हैं, चलने लगते हैं। समझ में आया? और चलने लगते हैं तो वही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, मतलब कि वही इलेक्ट्रिसिटी बनती है फिर आगे चल के। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है क्या? अंदर में कुछ नहीं होता है, याद रखना।
समझ में, अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई मूवमेंट, कुछ भी नहीं है, वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई ये चीज़? ये एक बिहेवियर था किसी भी कंडक्टर का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने किसी कंडक्टर का बिहेवियर बताया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये करंट फ्लो करवाने में मददगार होते हैं, इन लोग नहीं होते। लेकिन अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा, जिसका अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन बनाऊँ, उसके एक्वा सॉल्यूशन में मतलब वाटर के साथ अगर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जिंक सल्फेट का पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया, किसके साथ, तो आपको पता होगा ये दो प्रकार के आयनों में टूटता है, Zn2 प्लस SO4 माइनस, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। समझ में? तो किसी सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में करंट फ्लो करवाने के लिए ये दोनों जिम्मेदार होते हैं, प्लस आयन भी माइनस आयन भी, दोनों का क्रेडिट होता है, दोनों का योगदान होता है करंट फ्लो करवाने के लिए। लेकिन केवल मतलब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए केवल किसका योगदान होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ किसका योगदान होता है, दोनों का, पॉजिटिव आयन भी नेगेटिव आयन। ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अपन विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जिसका जो जब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाए, जिनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए, तो वो सॉल्यूशन जो है स्वयं में से होकर के करंट को पास होने देता है। मतलब अगर आप इसमें रॉड वगैरह लगा करके, कैथोड एनोड लगा करके करंट फ्लो करवाओगे तो ये करंट यहाँ से पास हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। और ऐसे सबसे ये विद्युत अपघट्यों में, यानी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करवाने के लिए ये दोनों ही उत्तरदायी है, यानी जिम्मेदार है, यानी इन दोनों को क्रेडिट जाता है, दोनों का योगदान है, दोनों मदद करते हैं करंट फ्लो करवाने में, प्लस आयन भी। और यहाँ कौन मदद करता है करंट फ्लो करवाने में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं बताओ, जो न्यूक्लियस से काफी दूर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। आप इनको ना ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो जो ऊपर ऊपर का पानी है ना, जैसे मान लो सूर्य का लाइट आएगा तो पहले कौन सा पानी वाष्पित होगा, अंदर का कि ऊपर का, सीधी सी बात, समझ रहा? अंदर का पानी को तो पहले वाष्पित नहीं करेगा ना, वाष्पित मतलब वेपोराइज्ड। ठीक है, वैसे किसी बर्तन में, जैसे वैसे किसी ना कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, आप एनर्जी दोगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही, मैं मिटाऊं इसको। चलिए दूसरा क्या है बताइए, दूसरा ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर वाले हिस्से में, आंतरिक हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको डायग्राम से बताता हूँ, आपकी किताब में इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, सुनो भाई, समझो भाई, ये मान लो कोई कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर शेप का मैंने कंडक्टर लिया है, और ये रखा हुआ है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैं देता हूँ प्लस चार्ज और इधर क्या देता हूँ मैं, माइनस चार्ज, है ना। हाँ, दूसरा मैं लिखता हूँ क्या चीज, इनसाइड एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, अब सुनो वो 0 कैसे होता है ये हम देखते हैं। चलिए कल्पना कीजिए कि मैंने किसी कंडक्टर को दो प्लेटों के बीच रख दिया। ये प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। मतलब ये आप समझ जाइए कि ये एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर से हमने इसका अरेंजमेंट किया एक्सटर्नल फील्ड का, और उसके बीचों बीच की जगह में मैंने एक कंडक्टर रख दिया है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अब सुनिए, अब आपने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये प्लस वाली प्लेट है, वो कैसी प्लेट है, इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉनों में कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज वाले पार्टिकल कौन सी प्लेट की ओर आकर्षित होंगे, कौन सी प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इस कंडक्टर के जितने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वो सब के सब खींचे चले जाएंगे बेचारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होकर। तो ये सिरे पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी।
यकीन कर रहे हैं? इस किनारे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाएगी, पूरे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे चले जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ भाड़। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज के करीब वाला हिस्सा है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो के इधर भीड़ बढ़ा लेंगे, उधर के किनारे के भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो भैया उस किनारे के जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो उस किनारे के इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो वो वाला किनारा पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा, क्योंकि उधर के इलेक्ट्रॉन निकल। याद रखना, किसी भी चीज से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, प्लस चार्ज आता है कि नहीं? तो बात मानते हो नहीं इस बात को? ये पता है ना कि भाई सर इस पूरे कंडक्टर के, ये वैसे ही है कि जैसे झूला है और एक तरफ आदमी लोग ज्यादा हो गए तो वो झुक जाएगा ना, वैसे ये कंडक्टर एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो दूसरा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। समझ में आया? पक्का? और वहाँ पॉजिटिव चार्ज बनना भी है क्योंकि वो माइनस से आकर्षित होगा। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। कि यहां पर आप देखेंगे कि एक तो बाहर वाला फील्ड है, एक तो कौन सा फील्ड है, कौन सा फील्ड, जिसमें जो दो प्लेटें हमने दी हैं, दो प्लेटों में एक प्लस है और एक कौन सी है, माइनस है ना? और आप देखेंगे कि बाहर वाले जो फील्ड की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन होगी उधर, हमेशा प्लस से माइनस की हो जाती है। ये इसको मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल फील्ड। कौन सा फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल मतलब कौन सा, ये जो प्लेटों के कारण है, प्लस से माइनस के कारण, प्लस से माइनस की उसकी दिशा होगी। ठीक है, अंदर में जो कंडक्टर आपने रखा है उसके अंदर भी प्लस और माइनस प्रोड्यूस हो गया किनारे किनारे में। ये क्यों प्रोड्यूस हुआ है, समझ में आया नहीं? ये क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये माइनस क्यों प्रोड्यूस हुआ? कि कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरफ आकर्षित हो जाएंगे, इसको देख के आकर्षित होकर सब इधर के इधर आ गए ना। तो ये वाला किनारा माइनस चार्ज वाला बन गया और ये किनारा माइनस प्लस बढ़ गया, मतलब इसका अंदर में एक और फील्ड बन गया है। जहां पे आप प्लस और माइनस बढ़ता हुआ देखोगे समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो गया है। तो कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा उसका खुद का, इसको मैं बोलता हूँ ई इंटीरियर या ई, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंटीरियर, जो कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, इस प्लस से माइनस। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर, जिस है ना, बाहर वाली प्लेट के कारण। समझ में? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर सरकने लगते हैं और ये वाला सीधा माइनस हो जाता है, वो वाला सीधा प्लस हो जाता है, फिर अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये फील्ड की ताकत कितनी होती है पता है? ये फील्ड की ताकत उतनी होती है जितनी की क्या होती है, एक्सटर्नल फील्ड की ताकत होती है। यानी कि ना, जो बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ई एक्सटर्नल जो आपने लगाया हुआ है, फिर इस ई एक्सटर्नल लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन जो उधर सरकते जाते हैं, सरकते जाते हैं, सरकते जाते हैं, सरकते जाते हैं, कब तक सरकते हैं पता है? तब तक सरकते हैं, इतने ज्यादा सरकते हैं कि अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस नहीं कर देता। क्या नहीं कर देता, बैलेंस जब तक नहीं कर देता ना, तब तक ये इलेक्ट्रॉन सरकते हैं और इधर वाला सीधा उतना नेगेटिव हो जाता है और ये वाला सीधा उतना पॉजिटिव हो जाता है कि इनके खुद का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो जब तक कि किसके बराबर ना हो जाए, बाहर वाले के बराबर जब तक ना हो जाए तब तक अंदर फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन चलने का काम होते रहता है। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट मतलब टोटल। तो अंदर वाला और बाहर जो तुमने एक्सटर्नल जो अप्लाई किया और जो अंदर बना है उसको टोटल करो, कितना होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई। अब एक की दिशा इधर है, एक की दिशा उधर है, तो एक को प्लस में एक माइनस मिलेंगे, और क्योंकि दोनों बराबर उसी के बराबर रहता है वो, तो कितना हो जाएगा, जीरो। इसी कारण हम बोले कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये यहीं से प्रूफ होता है। समझ में आया? देख लो आपकी किताब में बहुत अच्छे से दिया भी होगा इस बात को। ये देखो, ई एक्सटर्नल ई इंटरनल इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, नेट फील्ड। क्यों नेट फील्ड जीरो होता है? क्योंकि उसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है को बैलेंस कर देता है, उसके बराबर उल्टा हो जाता है। बाहर वाला फील्ड उस डायरेक्शन में जितना मजबूत है उतनी मजबूती से कंडक्टर के अंदर वाला फील्ड उल्टे दिशा में उतनी मजबूती से वो बन जाता है, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये तथ्य हमेशा याद रखना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। समझ में आएगी? पक्का? बढ़े आगे चलें। चलो तीसरा पॉइंट क्या दिया देखो,
किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिटाओ इसको, कहीं पे कोई डाउट हो पूछ लो। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, क्या दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, या ऑलवेज परपेंडिकुलर, या बोलो कि ऑलवेज नॉर्मल टू द, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एट एवरी पॉइंट, ये हर पॉइंट की बात है, यानी कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, आपने इसको कोई चार्ज दिया है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज जब आप इसको दोगे तो वो, ये तो सच है कि वो कहाँ रहेगा, केवल बाहर, बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। अब भी हमने देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अब भी देखा हमने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहता है वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर न रहे तो क्या हो जाएगा सर? तो चलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कुछ पलों के लिए, कि मान लो इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि आड़ा तिरछा है थोड़ा सा। जैसे मान लो जो ये है, ये कुछ इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है ना आपको? तो ऐसा नहीं मानने से क्या गड़बड़ हो सकती है, उसको अपन सोचते हैं ताकि हम सही बात पे वापस लौट के आ सकें। कि जब भी कोई चीज़ सिद्ध करनी हो ना, तो सिद्ध करने का ये भी तरीका है। जैसे हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो कभी कभार सिद्ध करने का तो ये तरीका है कि जो सिद्ध करना है तुमको, जो प्रूफ करना है, उसके जानबूझ के उल्टा मान के चलो, कुछ गलत मान के चलो, और गलत मान के चलो और आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो आप खुद अपनी बात को लेकर कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो जब फंस जाओगे ना, तो हमारा माना हुआ गलत था, सही यही बात है, ऐसे हम बोल देंगे। समझ में आ रहा है? कई सारे प्रूफ्स ऐसे ही होते हैं मैथ्स में। तो वैसे हमको क्या प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री में होता है। ये मेरे को सिद्ध करना है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जानबूझ के थोड़ी देर के लिए मान लो गलत मान के चल रहा हूँ कि मान लो ये नॉर्मल नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मल से थोड़ा हट के इधर उधर होता है। अब देखते हैं कहीं ना कहीं जाकर हम फंसेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्ट नॉर्मल में लेकर थोड़ा इधर उधर मानता हूँ, तो समझ जाओ कि अब इस केस में हम उस इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट प्राप्त कर सकते हैं। याद रखो, दो घटकों को हम बांटते हैं ना, मान लो ये थीटा है तो ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। जब तक वो नॉर्मल था तब तक उसका इस डायरेक्शन वाला, यानी कि इसके टेंजेंट डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो आ रहा था, केवल नॉर्मल वाला कंपोनेंट। तिरछा ले लोगे तो दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, उधर भी इधर भी। हमको ये वाले कंपोनेंट से मतलब है जो उसके पृष्ठ की दिशा में आ रहे हैं ना, उस कंपोनेंट से मतलब है। अब वो नॉन जीरो होगा। कैसा होगा? पहले जब तक वो सब परपेंडिकुलर था ना, तब तक उस केस में अगर इसको बांटते तो वो जीरो मिलता हमको। याद रखते हैं ना इस चीज़ को। तो अब नॉन जीरो कंपोनेंट मिलेगा। नॉन जीरो कंपोनेंट मिल रहा है मतलब आप समझ जाओ कि इस दिशा में भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? इधर है, लेकिन उसका दो कंपोनेंट बढ़ गया मतलब इस दिशा में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो वो क्या होंगे? चलेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण करंट बनेगी। इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण क्या बनेगी? लेकिन देखा जाता है कि कंडक्टर्स के स्टैटिक पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में? यानी रुकी हुई अवस्था में, स्टैटिक अवस्था में उसके पृष्ठ पर कोई भी विद्युत धारा दिखाई नहीं देती। एक्चुअल में कोई विद्युत धारा दिखाई नहीं देती, कोई करंट शो नहीं होती है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि उसमें करंट होगी। क्यों ऐसा लग रहा है करंट होगी? बिकॉज, फिर से सुनो, कठिन लग रहा है तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, फिर से सुनो, अच्छा समझ में आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल है तो समझ जाओ कि टेंजेंट की दिशा में उसका कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट,
कंपोनेंट कब मिलता है सर? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्ट नॉर्मल में न लेकर थोड़ा इधर उधर लो। अगर मैं थोड़ा इधर उधर लेता हूं तो अब मेरे को टेंजेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और कंपोनेंट मिलने का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या गजब ढाएगा वहां पे, क्या कर देगा वो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स का महसूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर चलने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण करंट फ्लो होनी चाहिए, लेकिन कोई करंट एक्चुअल में दिखाई, इसलिए हमारा ये मानना कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नॉर्मल से अलग है वो गलत है। तो सच क्या है फिर? तो सच क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। ये बात को हमेशा याद रखना, और बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है ये, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, अगला क्या है देखो आप। परिणामी आवेश शून्य होता है। ध्यान से देखिएगा, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। देखो भाई देखो, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले। क्या लिखा है बेटा? किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश 0 होता है, यानी कि रिजल्टेंट चार्ज इन एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये टॉपिक थोड़ा इजी है, देखना है ना, ये वाला पॉइंट इजी है। कैसे बताऊं, ये देखो, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस पर आपने चार्ज दिया, चार्ज कहाँ रहेगा बताओ? आउटर सरफेस पे कोई चार्ज है, अंदर में मैंने एक पृष्ठ की कल्पना करी, अंदर मैंने क्लोज्ड सरफेस का इमेजिन किया, क्लोज्ड सरफेस। कौन सा सरफेस? अब हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर आप कुछ भी, कितना भी बड़ा सरफेस कुछ भी चुन लो, वहां इंटेंसिटी तो 0 होगी। अभी हमने देखा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर का जो फील्ड है वो 0 होता है, मतलब अंदर के हिस्से में इंटेंसिटी 0 होती है, अभी हमने देखा। अब इंटेंसिटी 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स तब बनता है जब इंटेंसिटी होती है। अब फ्लक्स 0 है तब गॉस थ्योरम लगा दो। क्या होता है गॉस थ्योरम? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन फाई की एप्सिलॉन 0। क्यू फाई की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, 0 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू इक्वल कितना आ जाएगा? 0। क्यू 0 आ गया, यही प्रूफ करना था कि रिजल्टेंट चार्ज इन एनी कंडक्टर ऑलवेज 0। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज होता कहाँ है? केवल आउटर सरफेस से। इस बात को पहले भी हम लोग 1000 बार दोहरा चुके हैं, आज हम लोग सिद्ध भी किए मैथमेटिकली। यहाँ जितनी बातें लिखी है ना हम लोग पहले भी जानते हैं कि भैया किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, किसी कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर से कैसे निकलती हैं, ये सब बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, सुन चुके हैं। अभी हम एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में सिद्ध करने जा रहे हैं, और कुछ नहीं। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या लिखा है? संपूर्ण पृष्ठ पर रहता है, वही बात हो गई, वही है। किसी भी कंडक्टर को जितना भी चार्ज होगा केवल और केवल कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। वही बात लिखी है, उस बात को ज़्यादा डिटेल में लिखा भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगली वाली जो कहानी है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है। किसी चालक के अंदर या पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई भी विभवांतर नहीं होता, ये बहुत सही है। देखो अंदर में इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी 0। इसका मतलब क्या है कि किसी भी, मान लो अगर मैं यूनिट चार्ज की कल्पना करता हूँ तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तब लगता है जब इंटेंसिटी होती है। फोर्स तब लगता है जब इंटेंसिटी ही नहीं है, तो काहे का फोर्स? और जब फोर्स ही नहीं है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में काहे का वर्क डन? वर्क डन तब होता है जब फोर्स लगता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब इंटेंसिटी नहीं है तो फोर्स 0। फोर्स नहीं है तो तुमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, क्योंकि जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, याद करो। याद है आपको? और यहाँ वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। क्लियर है? तो याद रखना किसी कंडक्टर के अंदर यूनिट चार्ज को, अंदर के हिस्से में याद रखना कि यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, और यही बात सरफेस के लिए भी सच है। क्यों? किसी भी कंडक्टर का सरफेस कैसे रहता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन को जब पढ़ा तो उसकी प्रॉपर्टी में लिखा है कि किसी भी कंडक्टर का सरफेस ऑलवेज
इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ रहता है। किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ रहता है। क्यों? क्योंकि उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, मतलब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट चार्ज को ले जाओगे तो कोई वर्क डन, बिकॉज जितना पोटेंशियल वहां का उतना पोटेंशियल वहां का। दोनों के पोटेंशियल में कोई अंतर है क्या? मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए ये बात भी बहुत याद रहेगी आपको। अगला लास्ट प्रॉपर्टी, घबराने की बात नहीं है, लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी सातवां, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर एट सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आप सब ध्यान दीजिए, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन, और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे, जहाँ एन कैप ई की दिशा में ही यूनिट वेक्टर है। और इस चीज को हम सिद्ध करेंगे। अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े वो थ्योरी रूप में थी, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको सिद्ध करेंगे। यही लास्ट प्रॉपर्टी है, आप सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। छोटा सा है, जल्दी से समाप्त हो जाएगा। चलिए सुनिए ध्यान से। ओके, सो देखिए सब ध्यान से। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर का सरफेस है, ये कोई कंडक्टर है, उसका बाहरी पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने उसके सरफेस पे ही, उसके सरफेस पे ही एक पॉइंट ई लिया, सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे पॉइंट क्या लिया, ई लिया। उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये ई की डायरेक्शन हो गई। उस पॉइंट को घेरे हुए मैंने एक स्मॉल सरफेस की कल्पना किया, क्लोज्ड सरफेस, सिलेंड्रिकल शेप में, स्मॉल सरफेस जिसका एरिया डी एस है। एरिया कितना है? डायरेक्शन वही होगी ऊपर की तरफ। सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका जो थोड़ा, मतलब जैसे जैसे मान लो ये सरफेस ऐसे है ना, कंडक्टर का सरफेस, तो मैंने उसके सरफेस पे सिलेंडर लिया है। सिलेंडर का जो अंदर अंदर घुसा हुआ हिस्सा बहुत कम है मान लो, यानी सिलेंडर की जो ये लंबाई है ना वो नेग्लिजिबल मानो। क्या मानो? नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर, नगण्य, बहुत कम। और ये पॉइंट की जो ऊपर वाला सरफेस, ये सरफेस पर है। ठीक है, क्योंकि हमने कंडक्टर लिया है तो यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व चार्ज बटे क्षेत्रफल, पता है ना आपको? आवेश बटे क्षेत्रफल। तीन प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। याद है आपको? तो ये कौन सा आवेश घनत्व है? सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं उसको इस सरफेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ds के लिए। तो q चार्ज अपॉन ds है ना, तो q इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा ds। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? अब मुझे बताइए कि q इक्वल सिग्मा ds हो गया। अब आप बताओ कि गॉस थ्योरम के अनुसार, कौन से थ्योरम के अनुसार? उस छोटे से सरफेस से गुजरने वाला या पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला कितना होगा? तो बाय गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल सरफेस कितना होगा बताइए? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा? गॉस थ्योरम का ये फॉर्मूला, यही प्रूफ किया था अपन, याद है? क्यू की वैल्यू रख दो, कितना होगा बताओ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू कितना होगा बताओ? फाई ई
सिग्मा डी एस, क्लियर है? इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो डेफिनेशन के अनुसार आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ई वेक्टर डॉट, तो क्या हो जाएगा बताओ? ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा? ई डी एस बस बचेगा यहाँ पे, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये फाई ई हो जाएगा। इक्वेशन 2, 1 और 2 को इक्वेट करो, बाई 1 एंड 2, बताओ क्या होगा? ये भी फाई, ये भी फाई। ई डी एस इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एफ, सॉरी यार, ई डी एस इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी एस। दोनों ओर से डी एस कटेगा, क्या बचेगा? ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यह किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया। कठिन था कि सरल था? याद करने का इसको ट्रिक क्या है बताऊं? कुछ मत करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल के रख ले रहो, एक बार तुरंत गॉस थ्योरम लगा दो और एक बार तुरंत इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो फॉर्मूला लगा दो और दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, आप लिख सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला, ये कहाँ से है? गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से लगा दो, इसमें क्यू की वैल्यू रख दो सिग्मा डी एस, फिर लिखो अरे ये गॉस थ्योरम से इतना होता है, मगर हम लोग तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डेफिनेशन पढ़े, ई इंटू डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया, और फिर आप उसको जब ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, डी एस कटेगा, आंसर आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एन कैप लगा दो, एन कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग डी एस वेक्टर और वही दिशा ई वेक्टर की भी है। ठीक है, कंप्लीट होता है, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, सारे प्रॉपर्टीज अपन ने अच्छे से समझ लिए। ठीक है।